हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKLCC एजुकेशनल ग्रुप। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MKLCC ग्रुप पर। अगर आप मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए प्रतिदिन शाम 7 बजे हमारे चैनल पर सभी सब्जेक्ट से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सेट दिया जा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि मैट्रिक की परीक्षा में साइंस एवं सोशल साइंस में 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर सही हो एवं हिंदी, अंग्रेजी, गणित एवं संस्कृत में 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर सही हो तो हमारे चैनल से जल्द ही जुड़ें। जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकॉन है उसे बजा दें ताकि आप तक लाइव क्लास की नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो आज का क्लास में हम लोग साइंस का 15 पार्ट देखेंगे। ध्यान देंगे दोस्तों, आज के पार्ट में हम लोग साइंस का 15 पार्ट देखने वाले हैं। 15 अर्थात 15। पिछले 14 पार्ट ध्यान देंगे। पिछले क्लासों में 1 से 14 पार्ट तक हम लोग क्लास कर चुके हैं साइंस का। अगर आप देखना चाहते हैं साइंस के सभी पार्ट को तो मैट्रिक एग्जाम के प्ले लिस्ट में जाकर हमारे चैनल में जाने के बाद आपको हमारे चैनल में किस तरह से जाएंगे तो जो नीचे वीडियो के नीचे एक लोगो होगा MKLCC ग्रुप, उस पर क्लिक करेंगे तो चले जाएंगे चैनल पर। चैनल में जाने के बाद प्ले लिस्ट में दिखना है मैट्रिक एग्जाम। उसमें जाने के बाद दोस्तों आपको साइंस का सभी पार्ट मिल जाएंगे। 1 से 14 तक सभी पार्ट आप बारी बारी से देख सकते हैं। इसमें आपको फिजिक्स का, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सभी का पार्ट मिला हुआ है। और ध्यान देंगे साइंस का 15 नंबर पार्ट देख रहे हैं जिसमें फिजिक्स का आज पार्ट 6 है। ध्यान देंगे फिजिक्स का पार्ट 6 है। फिजिक्स अर्थात भौतिक का पार्ट 5 पार्ट हम लोग देख चुके हैं। आज के क्लास में हम छठा पार्ट देखने वाले हैं जिसमें नया अध्याय विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ध्यान देंगे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न का डिस्कशन करेंगे। सिर्फ ABCD नहीं, डिस्कशन के साथ आप लोगों का क्लास होगा। तो ध्यान देंगे आज का क्लास विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से है जो फिजिक्स का पार्ट 6 है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। और एक बात का ध्यान देंगे दोस्तों, आप लोगों का क्लास लाइव चल रहा है क्योंकि प्रतिदिन शाम 7 बजे आप लोगों के लिए लाइव क्लास लेकर आते हैं। इसलिए वीडियो के नीचे एक लाइव चैट का ऑप्शन मिलेगा, उससे जरूर जुड़ें। उससे जुड़ने से आपको यह फायदा होगा कि आपका एक ऑनलाइन टेस्ट हो जाएगा। हमारे बताने से पहले किसी भी प्रश्न का उत्तर आपको मालूम हो तो उसमें जरूर दें और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोगों का कितने प्रश्न का उत्तर सही हुआ और यह क्लास कैसा लगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन 1 से शुरू करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 1 कहता है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जो विद्युत फ्यूज देखते हैं दोस्तों घरों में रहता है, जहां पर मेन मीटर लगा हुआ रहता है उसके बगल में 2 फ्यूज लगे हुए रहते हैं या आपके प्रत्येक रूम में छोटा सा फ्यूज। ध्यान देंगे प्रत्येक रूम में एक छोटा सा फ्यूज रहते हैं और जो अगर मेन जहां पर आपका कनेक्शन आता है पॉल पर से वहां पर मीटर लगा रहता है, मीटर के बगल में भी फ्यूज लगे रहते हैं 2। तो बड़ा वाला फ्यूज रहते हैं और प्रत्येक रूम में छोटा छोटा फ्यूज। तो ये जो फ्यूज हैं ये विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। और ध्यान देंगे दोस्तों यह फ्यूज सिर्फ बोर्ड में ही नहीं लगे रहते हैं, आपके स्टेबलाइजर हो गए, इन्वर्टर हो गए, उसके पीछे भी फ्यूज लगे हुए रहते हैं। देखिएगा लिखा हुआ रहेगा जो स्टेबलाइजर और ये सब में लगे रहते हैं तो इस तरह से लिखा रहेगा फ्यूज। तो यही फ्यूज है दोस्तों। फ्यूज भी कई प्रकार के होते हैं। अगले दिन हम जितने प्रकार के फ्यूज होते हैं सभी का हम फिगर दिखाएंगे। तो जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे। चलिए बहुत बढ़िया, कुछ लोग का उत्तर सही भी है, बहुत बढ़िया। इसी तरह से मेहनत करते रहें तो बहुत बढ़िया है। तो याद रखेंगे दोस्तों विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है तो उष्मीय। ध्यान देंगे विद्युत धारा के उष्मीय सिद्धांत पर। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए उष्मीय। ध्यान देंगे विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के उष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग
हर एक क्वेश्चन को आंसर हम याद कर लेंगे कॉन्सेप्ट के साथ दोस्तों, क्योंकि इस सेट में जितने भी सेट आपके सामने ला रहे हैं उसमें जितने भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण और वीवीआई हैं, इसलिए जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं उससे हम याद कर लें और एक जगह एकत्रित कर लें, क्योंकि लाइव क्लास का आप लोग को डेली पीडीएफ मिल जाते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप एवं टेलीग्राम ग्रुप से, तो उसमें से आप जो भी पीडीएफ मिलते हैं उससे एक जगह कर लें, क्योंकि जो क्वेश्चन का संग्रह है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे दोस्तों आपको मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ही नहीं, अगर आप मैट्रिक के बाद पॉलिटेक्निक, आईटीआई ये सब का फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसमें भी यह क्वेश्चन बहुत ही काम आने वाला है, इसलिए अभी से ही तैयारी में लग जाएं। तो जल्दी से बताएं दोस्तों, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा को इस तरह से भी लिखते हैं 1 kWh, 1 किलोवाट घंटा, के से किलो, W से वाट, H से घंटा। तो 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण भी क्वेश्चन जो बार बार आता है दोस्तों। सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर है? क्या 0.36 गुना 10 के पावर 10 जूल के बराबर है, या 1.6 गुना 10 के पावर -19 जूल के बराबर है, या 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल के बराबर है, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ डीज। किसके बराबर है दोस्तों 1 किलोवाट घंटा? और ध्यान देंगे दोस्तों, 1 किलोवाट घंटा को 1 यूनिट भी कहते हैं, इसे भी याद रखेंगे। 1 किलोवाट घंटा को 1 यूनिट भी कहते हैं। जो 1 यूनिट आप लोग जो घर में जो मीटर रीडिंग होता है, 1 यूनिट, 10 यूनिट, 40 यूनिट, 100 यूनिट, तो 1 किलोवाट घंटा अर्थात 1 किलोवाट के उपकरण को हम 1 घंटा उपयोग करेंगे तो 1 यूनिट हो जाएगा। और 1 किलोवाट में कितना वाट होता है दोस्तों? तो 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है। आप जोड़ सकते हैं दोस्तों, आपके घर में जो उपकरण लगे हुए बिजली के वो कितने वाट के हैं। अगर आपके घर में 1000 वाट का उपकरण यूज हो रहा है और अगर 1 घंटा आप उसे यूज कर लिए तो 1 यूनिट उठ जाएगा। तो जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर देंगे दोस्तों, बहुत हुआ। इस प्रश्न का उत्तर दें कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। तो चलिए, बहुत बढ़िया, उत्तर आना शुरू हो गया था, बहुत बढ़िया। सभी लोग प्रयास करें, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग उत्तर देंगे। और अगर यह क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, क्योंकि आपके एक लाइक से ही हमें प्रेरणा मिलती है। इसी तरह से लाइव क्लास लेने के लिए उत्साहित होते हैं कि प्रतिदिन आप लोगों के लिए हाजिर रहें शाम 7 बजे, इसलिए लाइक करना न भूलेंगे। तो चलिए याद रखेंगे दोस्तों, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर है? तो 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करता है? आप लोग विद्युत घंटी देखे हैं दोस्तों, जो बेल लगा हुआ था दरवाजा पे, तो दरवाजा पे जो स्विच को टिपते हैं तो घर में घंटी बजती है। यह क्या है? विद्युत घंटी है। तब विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है? क्या ऊष्मीय प्रभाव पर, रासायनिक प्रभाव, या चुंबकीय प्रभाव, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से प्रश्न का उत्तर देंगे दोस्तों कि विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है। चलिए बहुत बढ़िया, तो याद रखेंगे दोस्तों, विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है। कुछ लोग का उत्तर सही जा रहा है, चलिए बहुत बढ़िया। तो याद रखेंगे विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है, तो विद्युत घंटी चुंबकीय प्रभाव पर, याद रखेंगे चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। और दोस्तों हम चाह रहे हैं कि जल्द ही आप लोग के लिए जिस तरह से ऑब्जेक्टिव का सेट ला रहे हैं उसी तरह से अति लघुत्तरीय जो 2 नंबर में प्रश्न आते हैं, महत्वपूर्ण वीवीआई अति लघुत्तरीय प्रश्न का भी सेट लाएं। तो कैसा रहेगा दोस्तों, आप लोग जरूर कमेंट करें कि अति लघुत्तरीय जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर रहते हैं, जो 2 नंबर के भी आते हैं क्वेश्चन दोस्तों, आपके एग्जाम में 2 नंबर के भी प्रश्न आएंगे, तो वीवीआई 2 नंबर वाले प्रश्न जिसको समझाते हुए चलेंगे वीवीआई क्वेश्चन को, इससे आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन के थ्रू। तो कैसा रहेगा दोस्तों, हम सोच रहे हैं कि जल्द ही वो भी क्लास आपको स्टार्ट कर दें, बीच बीच में ऑब्जेक्टिव के साथ लघु उत्तरीय प्रश्न का भी सेट लाएं। तो कैसा रहेगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं हमें, जैसा आप लोग कहेंगे उसी तरह से क्लास हम चलाएंगे। तो सभी लोग बताएंगे दोस्तों कि लघुत्तरीय प्रश्न का जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर रहता है उसका सेट लाएं या नहीं लाएं। चलिए इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है। तो विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती थी? तो चुंबकीय प्रभाव पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लघु पठन के समय, लघु पठन के समय, अब बात रहा दोस्तों लघु पठन, ये हिंदी भाषा है। आप लोग जो घर में यूज करते हैं भाषा, लघु पठन यूज नहीं करते हैं, आप लोग यूज करते हैं ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट। कहते हैं ना दोस्तों, घर में कहते हैं कि शॉर्ट लग गया या ओवरलोड हो गया, तो यही दोस्तों लघु पठन मतलब शॉर्ट सर्किट होता है। ध्यान देंगे, लघु पठन मतलब शॉर्ट सर्किट, याद रखेंगे। और एक होता है अति भारण, जिसको ओवरलोड कहते हैं। कभी कभी ओवरलोड हो जाता है, जरूरत से ज्यादा लोड पड़ने से ओवरलोड हो जाता है, तो ओवरलोड को कहते हैं अति भारण, अति भार। इसलिए एग्जाम में आप समझेंगे, भाषा को समझेंगे दोस्तों, क्योंकि ओवरलोड अंग्रेजी शब्द है, हिंदी में आपको देगा अति भारण, और शॉर्ट सर्किट अंग्रेजी है, हिंदी में लघु पठन। सर्किट माने पठन होता है, लघु माने शॉर्ट सर्किट। तो आपसे यह प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों कि लघु पठन के समय विद्युत धारा का मान होता है, जो परिपथ आपके घरों में जो तार गया है उसमें विद्युत धारा का मान क्या होता है, कम जाता है या परिवर्तित नहीं होता, या बहुत अधिक बढ़ जाता है, या निरंतर परिवर्तित होते रहता है, कभी बढ़ता है कभी घटता है, कभी बढ़ता है कभी क्या होता है लघु पठन के समय, शॉर्ट सर्किट के समय? सभी लोग उत्तर देंगे, आप लोग सभी लोग ये देखे होंगे भी। जो जीवन आपके जीवन में जो व्यतीत हो रहा है उससे है दोस्तों। साइंस ऐसा विषय है जो आपके वातावरण में होने वाले घटनाओं से हम सीखते हैं। साइंस एकदम मजा वाला सब्जेक्ट है, इसको मजा लेकर पढ़िए। तो जल्दी से बताएं दोस्तों, लघु पठन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, शॉर्ट लग जाता है दोस्तों। क्या होता है? वोल्टेज बहुत ज्यादा हो जाता है, विद्युत धारा का मान बहुत बढ़ जाता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। आप लोग अपना उत्तर जरूर देंगे लाइव चैट में, और अंत में हमें जरूर बताएंगे कि कितने प्रश्न का उत्तर सही हुआ और आज का क्लास कैसा लगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ ही लोग लास्ट में हम देखते हैं, एक पीयूष है, बस 1 से 2 ही बच्चे लास्ट में कमेंट करते हैं। एक जयप्रकाश जी हैं, पीयूष और जयप्रकाश, और बाकी लोग कमेंट नहीं करते। लास्ट में कमेंट जरूर करें दोस्तों कि यह प्रश्न, यह क्लास कैसा लगा और कितने प्रश्न का उत्तर सही हुआ, क्योंकि जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग का कमेंट जरूर करें। आप लोग भी हमें सपोर्ट करें दोस्तों। 2 ही बच्चे, 2 से 3 बच्चे, कभी कभी 3 बच्चे, और निरंतर 2 बच्चे कमेंट करते हैं। आप लोग भी कमेंट करें अगर क्लास अच्छा लगता है तो जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5, डायनेमो का सिद्धांत आधारित है। डायनेमो किस सिद्धांत पर आधारित है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, या प्रेरित विद्युत पर, या धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, या इनमें से कोई पर नहीं? जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर देंगे दोस्तों लाइव चैट में। आप लोग लाइव क्लास देख रहे हैं दोस्तों, तो लाइव क्लास का मजा लें। रिकॉर्डेड क्लास थोड़े देख रहे हैं, लाइव क्लास देख रहे हैं, इसलिए आप उत्तर दें दोस्तों। यही अगर 7 बजे के बाद भी देख सकते हैं इस क्लास को, मगर आपको लाइव चैट का ऑप्शन नहीं मिलेगा, आप उत्तर लाइव चैट में नहीं दे सकते हैं, आपको उत्तर कमेंट में देना होगा। लाइव चैट का ऑप्शन खत्म हो जाता है। इसलिए आप लोग प्रतिदिन शाम 7 बजे जुड़े हुए हैं, तो लाइव चैट का मजा लें, उसमें उत्तर आप लोग दें ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की तरह। तो डायनेमो का सिद्धांत आधारित है किस पर? चलिए बहुत बढ़िया, कुछ लोग का उत्तर आ भी गया है। तो याद रखेंगे दोस्तों, डायनेमो का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो डायनेमो का सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का था दोस्तों, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? आप लोग अगर विद्युत धारा पढ़े हैं दोस्तों, तो उसमें धारा के प्रकार पढ़े होंगे, एक डिस्ट धारा, एक प्रत्यावर्ती धारा। डिस्ट धारा को डीसी कहते हैं, जिसे डायरेक्ट करंट कहते हैं, और प्रत्यावर्ती धारा को एसी कहते हैं, जिसे अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। तो कहा जा रहा है दोस्तों कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे। क्या डीसी प्राप्त होती है या एसी? इसको कहेंगे दोस्तों डिश धारा को डीसी, प्रत्यावर्ती धारा को एसी, और सी ऑप्शन में दोनों है। तो जल्दी से बताएं कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत लोगों का आंसर सही आ रहा है। तो याद रखेंगे दोस्तों, डायनेमो से दोनों धाराएं, दोनों प्रकार की धाराएं, डिश धारा एवं प्रत्यावर्ती धारा, दोनों प्रकार की धारा प्राप्त होती है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी।
और दोस्तों यह क्लास आपको अच्छा लग रहा है और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करें दोस्तों। लाइक करने में आपको 1 रुपया भी पैसा नहीं लगने वाला है और प्रतिदिन शाम 7 बजे जो लाइव क्लास होती है वो बिल्कुल निःशुल्क है, आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है, इसलिए फ्री है। हमें भी सपोर्ट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आपके मोबाइल में जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, दोस्त हैं, उन पर जरूर वीडियो को शेयर करें। वीडियो के नीचे एक शेयर का ऑप्शन आता है दोस्तों, शेयर पर क्लिक करेंगे तो चुनने को आएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, तो व्हाट्सएप पर सभी ग्रुप में जरूर शेयर करें। आपके शेयर करने से ज्यादा लोगों की जानकारी होगी और वो भी प्रतिदिन शाम 7 बजे जुड़ेंगे। और अगर आप फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक पर भी शेयर कर सकते हैं। आप लोग इसी तरह से हमें सपोर्ट कर सकते हैं दोस्तों, आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है। आप लोग हमें सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो डिश धारा एवं प्रत्यावर्ती धारा दोनों प्रकार की, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का था दोस्तों विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? तो दोस्तों जो अब विद्युत बल्ब आती है एलईडी, इसमें कोई गैस भरी हुई नहीं रहती है। जो पहले 10 रुपए में जो लेते थे दोस्तों, पीला कलर का पड़ता था, उसमें फिलामेंट रहता था, तो वो बल्ब जो 10 रुपए में मिलता था 100 वाट का, अब दोस्तों उससे ज्यादा ऊर्जा की खपत होती थी। अब धीरे धीरे क्या हुआ, खोज हुआ, आविष्कार हुआ, उसके बाद एलईडी आया दोस्तों। पहले क्या चला था, सीएफएल चला था, जो उस बल्ब के बाद सीएफएल चला, उसके बाद अब चल रहा है दोस्तों एलईडी। एलईडी है जो कम ही ऊर्जा में अधिक रोशनी देती है। तो ये सभी बल्ब में गैस नहीं भरे रहते। पहले जो बल्ब 10 रुपये में मिलता था, जो कांच का रहता था, उसमें गैस भरे। तो कौन सी गैस भरी रहती थी विद्युत बल्ब में? क्या निर्वात रहता था, उसमें कोई गैस नहीं भरा रहता था, या वायु हवा भरी, जनरल जो हवा है जो, या निष्क्रिय गैस जिसे अक्रिय गैस भी कहते हैं, जो वर्ग 18 में आवर्त सारणी के लास्ट में रहते हैं अक्रिय गैस, या हाइड्रोजन गैस भर जाती है? कौन सी गैस विद्युत बल्ब में भर जाती है दोस्तों? और अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो ये 10 रुपये में बल्ब अभी भी मिलता है बाजार में दोस्तों। उसे थोड़ा सा अगर कैसू करके थोड़ा सा उस कांच को थोड़ा सा चिसका देंगे, दड़का देंगे तो दोस्तों देखिएगा उजला की तरह बल्ब हो जाएगा, उससे गैस निकल जाता है, उसमें गैस भरा हुआ रहता है। इसी कारण से उसका जो फिलामेंट है नहीं टूटता है। उसमें अगर हवा चले जाएगा, हवा प्रवेश करे तो फिलामेंट क्या होता है, टूट जाता है। और फिलामेंट बल्ब का जो तंतु रहता है वो कोची का बना रहता है, तंतु अर्थात फिलामेंट। तो याद रखेंगे दोस्तों, एक प्रश्न का उत्तर हम बता रहे हैं, बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। किस चीज का? टंगस्टन का। और जिसका संकेत होता है W, वोल्फ्राम, वोल्फ्राम W। ठीक है, तो जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? चलिए बहुत बढ़िया, विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी होती है, ऑप्शन सी। दोस्तों क्लास अच्छा लग रहा है ना? सभी लोग लाइव चैट में लिखेंगे क्लास अच्छा लग रहा है, या हम सिर्फ क्वेश्चन को आगे बढ़ते हुए चलें? समझा रहे हैं तो ठीक है ना? सभी लोग लिखेंगे यस या नो। अगर ठीक लग रहा है क्लास तो यस सभी लोग लिखेंगे, अगर नहीं लग रहा तो नो लिखेंगे। कोई जबरदस्ती नहीं दोस्तों। अगर हम समझाते हुए क्लास चल रहे हैं तो अच्छा लग रहा है या नहीं, जैसा कहेंगे उसी तरह चलेंगे। तो सभी लोग हमें बताएं कि क्लास अच्छा लग रहा है समझाते हुए चल रहे हैं तो, या बाकी यूट्यूब चैनल की तरह सिर्फ क्वेश्चन 7 का आंसर ABCD करके चलते चले। जो आप लोगों की मर्जी रहेगी उसी तरह से चलेंगे, उस तरह से समय की बचत होगी दोस्तों, मगर कुछ सीखेंगे नहीं, सिर्फ ABCD रहते चल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का था दोस्तों भारत में जो उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा है उसकी आवृत्ति कितनी होती है? और ध्यान देंगे दोस्तों, जो ये आवृत्ति है, आवृत्ति को अंग्रेजी में फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। और जिसका मात्रक होता है हर्ट्ज, जिसे HZ से सूचित करते हैं। ठीक है, जो लिखा हुआ दोस्तों, तो यही कहता है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। कितना आवृत्ति होती है? 50 हर्ज, 60 हर्ज, या 70 हर्ज, या 80 हर्ज। और दोस्तों आवृत्ति का मतलब जानते हैं क्या होता है? 1 सेकंड में जो विद्युत धारा है, ये मान लीजिए कि 1 है और ऐसे करके चलती है दोस्तों। विद्युत धारा अल्टरनेटिंग करंट है, इस तरह से चलती है। तो नीचे माइनस में दोस्तों
और ऊपर प्लस में, ये 0 हो गया। तो जितना नीचे जाता है, सोचिए कभी आप जनरेटर का देखे होंगे, उसका फ्रीक्वेंसी कम रहता है तो आपको दिखाई देता होगा, जो 100 वाट वाला बल्ब रहता है, देखोगे अभी भी चलता है बाजार में शाम की तरफ, जो जनरेटर से बढ़ता है, उसमें देखिए बल्ब लगता है कि बढ़ रहा है बुत रहा है, बढ़ रहा है बुत रहा है, इसी तरह से, क्योंकि उसका फ्रीक्वेंसी कम रहता है तो इसलिए दिखाई देता है बढ़ रहा है बुत रहा है, लगता है कि बंद हो रहा है चालू हो रहा है, बंद चालू हो रहा है। बाकी जो घर में बिजली आती है वो ऐसा नहीं लगता है, वो थोड़ा थोड़ा सा आंख छोटा करके देखिएगा तो लगेगा। क्यों? इसकी फ्रीक्वेंसी अधिक होती है। तो यही कहता है जो भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा है, इसकी आवृत्ति कितनी होती है? तो दोस्तों बहुत बढ़िया, याद रखेंगे 50 हर्ट्ज। कितना? 50 हर्ट्ज, अर्थात 1 सेकंड में यह 50 बार, ध्यान देंगे 1 सेकंड में ऐसे ही कितना बार करती है? 50 बार। सोचिए दोस्तों 1 सेकंड में 50 बार। इसी तरह से तो दोस्तों आप लोगों को एक बात बताते हैं, जो पोल पर का लाइन है, एसी है दोस्तों, उससे आपको करंट लगने पर क्यों ज्यादा दुर्घटना होती है, ज्यादा हानि होती है? क्योंकि सोचिए कभी उसका जो एकदम लो हो जाता है और हाई, 1 सेकंड में कितना बार? 50 बार। तो सोचिए कभी हाई और 1 सेकंड में ऐसे हाई लो कितना बार होता है? 50 बार। और यही डायरेक्ट करंट है, डीसी है दोस्तों, यह सीधे चलता है। ये मान ले 0 है और ये 12 वोल्ट है, तो ये 12 वोल्ट पर चल रही है, ये घट बढ़ नहीं होती है। मगर अल्टरनेटिव करंट है, कभी प्लस में तो कभी माइनस में, कभी प्लस में कभी माइनस में, इसलिए यह ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि जोड़ का झटका मारता है ना दोस्तों। सोचिए हाई एक बार लो हो जाए तो झटका मारेगा ही, इसलिए अल्टरनेटिव करंट अधिक खतरनाक होता है। यह भी प्रश्न आता है कि कौन अधिक खतरनाक होता है? तो अल्टरनेटिव करंट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? 50 हर्ट्ज, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, हमारे देश में विद्युन्मय तार एवं उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर होता है, अर्थात कितना वोल्टेज? यही कहा दोस्तों, विद्युन्मय तार एवं उदासीन तार, न्यूट्रल तार एवं विद्युन्मय जो गर्म तार रहते हैं, उसके बीच कितना विभवांतर होता है? विभवांतर, विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। ध्यान देंगे, विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। और एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विभव कहते हैं। तो दोस्तों जल्दी से बताएं कि हमारे देश में विद्युन्मय तार एवं उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर होता है? 100 वोल्ट, 200 वोल्ट, 220 वोल्ट या 240 वोल्ट? बहुत बढ़िया, 220 वोल्ट। याद रखेंगे 220 वोल्ट। आप देखते होंगे भी किसी भी बाजार से कोई विद्युतीय उपकरण लेते हैं तो उसमें लिखा होता है 220 वोल्ट, रहता ना है। तो हमारे देश में विद्युन्मय तार एवं उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर होता है? तो 220 वोल्ट, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, विद्युन्मय तार किस रंग का होता है? जो गर्म तार होता है किस रंग का होता है? हरा, लाल, काला या नीला? इस प्रश्न का उत्तर तो सभी लोग जरूर देंगे, क्योंकि बहुत ही आसान प्रश्न है। विद्युन्मय तार किस रंग का होता है? चलिए बहुत बढ़िया, इसी तरह से सभी लोग उत्तर देंगे। गुड, बहुत बढ़िया। चलिए विद्युन्मय तार किस रंग का होता है? तो लाल रंग का, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज हम लोग दोस्तों देख रहे हैं साइंस का पार्ट 15। ध्यान देंगे, साइंस का पार्ट 15 देख रहे हैं, विज्ञान का हम लोग पार्ट 15 देख रहे हैं, ठीक है। और फिजिक्स का, भौतिक का पार्ट 6 देख रहे हैं। हम लोग विज्ञान से 15 वीडियो देख रहे हैं, 15 क्लास आज कर रहे हैं। 15वां क्लास विज्ञान से चल रहा है, 14 क्लास पिछले दिन में हो चुका है। अगर आप सभी क्लास को देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और भौतिक का, फिजिक्स का आज 6ठा क्लास है, आज 6ठा क्लास है, पार्ट 6 है। आप लोगों का क्लास बहुत दिन से चल रहा है दोस्तों, लगभग 1 महीना होने जा रहा है। तो सभी पार्ट को अगर चाहते हैं जिसमें सभी विषय से, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, मैथ सभी से हो चुके हैं, ठीक है। आप अगर चाहते हैं पिछले क्लास को देखना तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो घरेलू परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। इस क्वेश्चन में कह रहा है घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार, न्यूट्रल उदासीन तार का रंग होता है कैसा? लाल, हरा, काला या पीला? जल्दी से बताएं दोस्तों, घरेलू विद्युत परिपथ में, जो घर है हम लोग का घर में यूज होता है, तो घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है, कैसा होता है? तो याद रखेंगे दोस्तों, काला। उदासीन तार का रंग कैसा होता है? काला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं
तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपका अपना यूट्यूब चैनल दोस्तों, आप लोग के ही सपोर्ट से आपका अपना यूट्यूब चैनल MKLCC ग्रुप 2 महीना में 1.5 सब्सक्राइबर पहुंचने वाला है। ठीक है, आप लोग के सपोर्ट से ही ये सब हो चुका है, मात्र 2 महीना में ही। ठीक है, आप लोग और भी सपोर्ट करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका अपना यूट्यूब चैनल MKLCC ग्रुप है, इसलिए आप लोग जितना हो सके ज़्यादा सपोर्ट करें, हमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो जल्दी से बताएं, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक है, क्या है दोस्तों? चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला। टेस्ला मत कर दीजिएगा, टेस्ला। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण। दोस्तों इस चैप्टर का सबसे पहला क्वेश्चन कहिए तो यही है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो बार बार एग्जाम में आता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे। क्या फैराडे, माइकल फैराडे, या मैक्सवेल, या फ्लेमिंग, या एम्पियर? किस महोदय ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी? सभी लोग उत्तर देंगे। गलत होगा कोई बात नहीं दोस्तों, सीखेंगे आप लोग, अगले प्रश्न में सही होगा। प्रयास करें दोस्तों, बहुत बढ़िया। तो याद रखेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो माइकल फैराडे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दी गई वोल्टता के स्रोत, कहता है दोस्तों दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा होती है। बीच से एक पंक्ति उठाया है, दी गई वोल्टता अर्थात वोल्ट के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा, ऊष्मा को H से होती है, कितना होती है? धारा के समानुपाती, धारा के वर्ग के समानुपाती, या धारा के व्युत्क्रमानुपाती, या धारा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती? इसे बढ़िया समझेंगे दोस्तों। आपसे कह रहा है दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा होती है, अर्थात हीट जो होती है धारा के समानुपाती अर्थात H समानुपाती I, या धारा के वर्ग के समानुपाती अर्थात H समानुपाती I स्क्वायर, या कहता है दोस्तों धारा के व्युत्क्रमानुपाती अर्थात H समानुपाती 1/I। ठीक है, और धारा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती अर्थात H व्युत्क्रमानुपाती का है दोस्तों तो 1/, ठीक है, I स्क्वायर। कौन होगा? तो ध्यान देंगे दोस्तों, इसे अच्छी तरह समझेंगे। ये आपको ये कहां से प्रश्न दिया है दोस्तों? तो ये आपको दिया है जूल के ऊष्मीय नियम से। आप जब चैप्टर पढ़ेंगे तो एक क्वेश्चन पढ़ेंगे कि जूल के ऊष्मीय नियम को लिखें और इससे व्यंजक प्राप्त करने के लिए। तो दोस्तों इसी से उठाया है। तो जूल के ऊष्मीय नियम को ध्यान से सुनेंगे दोस्तों, हम 2 नंबर का क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं, उसी से यह प्रश्न है। जूल के ऊष्मीय नियम कहता है कि जूल के ऊष्मीय नियम के अनुसार किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न ऊष्मा का मान, उत्पन्न ऊष्मा का मान धारा के वर्ग, ध्यान दीजिए धारा के वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर, धारा के वर्ग तथा प्रतिरोध और समय के गुणनफल के बराबर होता है। और प्रतिरोध को R से लिखते हैं और समय को T से लिखते हैं। तो कहता है दोस्तों जूल के ऊष्मीय नियम के अनुसार किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो उत्पन्न ऊष्मा होगा वह धारा के वर्ग के एवं उस जो प्रतिरोध है उसका और समय के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात H बराबर I स्क्वायर RT। यह फार्मूला पढ़ेंगे जूल के ऊष्मीय नियम के अनुसार, H बराबर I स्क्वायर RT। तो यहीं से कह रहा है दोस्तों, आपसे यह प्रश्न पूछ रहा है, थोड़ा सा कलम को चेंज कर देते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। कह रहा है दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा, जो ये ऊष्मा है क्या होती है? धारा के समानुपाती। तो दोस्तों यहाँ यही धारा है, तो आप ही बताएं दोस्तों क्या है? धारा के समानुपाती। यहाँ दोस्तों
यहाँ क्या नियतांक लगा हुआ है, ठीक है। नियतांक हटा देंगे तो समानुपाती हो जाता है, समानुपाती प्रोपोर्शनल हो जाता है, इस तरह से लग जाता है। तो यही करा दोस्तों धारा के समानुपाती। तो सिर्फ यहाँ आई है, आप ही बताएं। धारा के वर्ग, हाँ दोस्तों यहाँ धारा के वर्ग, वर्ग अर्थात स्क्वायर। नीचे करा है धारा के व्युत्क्रमानुपाती, बट्टा में है। अगर नीचे ऐसे रहता दोस्तों तो ये होता व्युत्क्रमानुपाती, और अगर नीचे बट्टा में और ऐसे रहता तो ये हो गया धारा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो आप समझ गए दोस्तों कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, तो धारा के वर्ग के समानुपाती, क्योंकि H समानुपाती I स्क्वायर इसे कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, H समानुपाती I स्क्वायर, क्योंकि H बराबर I स्क्वायर RT होता है। किससे, तो जूल के उसमें नियम के अनुसार। ध्यान देंगे H बराबर I स्क्वायर RT जूल के उसमें नियम के अनुसार होता है। इसलिए जो दी गई वोल्टेज के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा क्या होती है, तो धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, समझ में आया ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कहता है निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है। निम्नलिखित पदार्थों में जो दिया गया पदार्थ है इनमें से कौन है जो चुंबकीय पदार्थ नहीं है। लोहा, निकेल, पीतल या कोबाल्ट, कौन है जो चुंबकीय पदार्थ नहीं है। सभी लोग उत्तर देंगे इस प्रश्न का कि कौन है जो चुंबकीय पदार्थ नहीं है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, कौन है जो चुंबकीय पदार्थ नहीं है, तो पीतल। याद रखेंगे पीतल है जो चुंबकीय पदार्थ नहीं है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। और आज का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन, इस चैप्टर में एक पार्ट और लाएंगे। ध्यान देंगे इस चैप्टर से 2 पार्ट होंगे। आज पार्ट 1 है इस चैप्टर का, और अगले दिन जब क्लास होगी फिजिक्स से, साइंस से, तो इससे आगे चलेंगे। अभी इस चैप्टर से पूरा ऑब्जेक्टिव नहीं हुआ है। तो आज के क्लास का यह लास्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी का विभव होता है, जो बार बार एग्जाम में पूछता है ये क्वेश्चन। अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो इस क्वेश्चन को देखे होंगे कि पृथ्वी का विभव होता है, क्या होता है, ऋणात्मक अर्थात नेगेटिव होता है, धनात्मक अर्थात पॉजिटिव, या शून्य या अनंत इन्फिनिटिव होता है। पृथ्वी का विभव क्या होता है दोस्तों, सभी लोग उत्तर देंगे क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है, सभी लोग का उत्तर आना चाहिए। तो याद रखेंगे दोस्तों, पृथ्वी का विभव क्या होता है, बहुत बढ़िया उत्तर दिए, सही जा रहा है। याद रखेंगे पृथ्वी का विभव शून्य होता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो आज हम लोग कुल 16 प्रश्न देखे, जो फिजिक्स का पार्ट 6 था और साइंस का पार्ट 15 था। तो यह क्लास कैसा लगा सभी लोग कमेंट में जरूर बताएं, और कितने प्रश्न का उत्तर सही हुआ वो भी बताएं। तो आज के लिए इतना ही। सभी लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ध्यान देंगे बेल आइकन को बजाना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर बजाएं, इसी से आप तक लाइव क्लास की नोटिफिकेशन पहुंच पाती है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।